मेरी वॉइस ऑडिबल है, स्क्रीन विजिबल है, राइट? चलिए। तो आज के क्लास में हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री को कवर करेंगे, राइट? मिडिएवल हिस्ट्री में डिटेल्स में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिडिएवल पीरियड को मिडिएवल क्यों कहा जाता है। व्हाट आर द मेजर चेंजेस फ्रॉम एंशियंट टू मिडिएवल इंडिया, एंशियंट पीरियड वर्सेस मिडिएवल पीरियड, एंड इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि कभी भी मैं अपने इंट्रोडक्शन नहीं देती हूँ मेरे क्लास में। तो माय नेम इज पिंकी घोष, आई एम योर एडुकेटर, और स्वागत है आप सबका मेरे क्लास में शिक्षार्थ लर्निंग पे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मिडिएवल हिस्ट्री में मैं सबसे पहले कवर करवाऊंगी कि मिडिएवल पीरियड को मिडिएवल क्यों कहा जाता है। ठीक है, व्हाई हिस्टोरियंस कॉल इट द मिडिएवल पीरियड। जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंशियंट पीरियड आता है, एंशियंट पीरियड के बाद मिडिएवल पीरियड आता है, एंड देन मॉडर्न पीरियड आता है। तो क्रोनोलॉजिकली ये वो पीरियड है जो कि एंशियंट पीरियड के बाद और मॉडर्न पीरियड से पहले आता है, इन बिटवीन पीरियड में है, तो इसीलिए हम लोग मिडिएवल पीरियड बोलते हैं। बट क्या एक्चुअली ये मिडिएवल पीरियड सिर्फ इसी वजह से इसका नाम मिडिएवल हुआ है क्योंकि ये मॉडर्न और एंशियंट पीरियड के बीच में एग्जिस्ट करता है? एक्चुअली नहीं। टेक्निकली यस, बट इसका कुछ और भी एक्स्ट्रा रीजंस हैं। ठीक है, मिडिएवल पीरियड में आते आते सोसाइटी में काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हमें देखने को मिले थे। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड, सोशल ग्राउंड, इकोनॉमिक ग्राउंड, रिलीजियस ग्राउंड एंड कल्चरल लाइफ। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे पर्सपेक्टिव में चेंजेस देखने को मिला। एंशियंट हिस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और था, मॉडर्न हिस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और था, और मिडिएवल पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और बनता गया। ठीक है, तो मिडिएवल पीरियड टेक्निकलिटीज की वजह से इसका नाम मिडिएवल बनता है, बट इसके साथ इसमें काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी हम लोग इस पीरियड को एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, और वो है मिडिएवल पीरियड। ये क्लियर है? ये समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? नहीं समझ आया? ओके, देखो। ओके, कार्तिक को समझ आया, वैष्णवी को नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने टाइमलाइन को डिस्कस किया था हिस्ट्री क्लास शुरू होने से पहले। तब मैंने बताया था कि एंशियंट हिस्ट्री आप लोगों को डिस्कस करना है, जहाँ पे हम लोग बहुत प्रिमिटिव हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। उसके बाद मिडिएवल हिस्ट्री आता है, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री आता है। तो टेक्निकलिटीज के साइड से, या फिर ये तीनों जो टाइमलाइन है, तीनों टाइमलाइन में तीनों हिस्ट्री के बीच में, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में मिडिएवल पार्ट पे जो हिस्टोरिक पीरियड आता है, उस हिस्टोरिकल पीरियड को हम लोग मिडिएवल पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो मिडिएवल पीरियड का मतलब, मिडिएवल पीरियड का नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन बिटवीन मिडिएवल पीरियड पे ये एग्जिस्ट करता है, इन बिटवीन एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में ये इसका टाइम पीरियड आता है, इसके हिसाब से हम लोग इसको मिडिएवल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या आप लोगों को नहीं लगता कि मिडिएवल पीरियड में जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल लाइफ था, वहां पे क्या हमें चेंजेस देखने को मिला है? क्या इस पीरियड में लोगों के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ सेम होगा लाइक एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री? नहीं। इस पीरियड में भी जो लोगों के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ हमें अलग देखने को मिलता है। एंशियंट हिस्ट्री में इस पीरियड में लोगों की सोच, लोगों के रहन सहन तरीके, रिलीजियस बिलीव्स, कल्चरल लाइफ अलग होता है। मिडिएवल पीरियड में भी लोगों का जो सोच है, लोगों का जो कल्चरल लाइफ है, लोगों का जो रिलीजियस लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, इसमें काफी ज्यादा हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। ठीक है, काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला है, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है। मतलब ये जो तीन इंपॉर्टेंट पीरियड्स हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो हर हिस्टोरिक पीरियड पे हमें टाइमलाइन के साथ साथ वहां के रहन सहन, पॉलिटिकल माइंडसेट, सोशल जो लाइफ स्टैंडर्ड था लोगों का, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होते थे, रिलीजियस बिलीव्स, कल्चरल लाइफ, जो भी चीजें हमें देखने को मिलता था, तीनों फेज में ही हमें डिफरेंट
चीजें देखने को मिली है। तो मीडिएवल पीरियड में सिर्फ हमें टाइमलाइन के बेस पे ही हम लोग मीडिएवल पीरियड को अलग नहीं कर सकते हैं, बट मतलब टाइमलाइन के बेस पे तो हम लोग मीडिएवल पीरियड को अलग करते ही हैं। उसके अलावा हमें मीडिएवल पीरियड में एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिला है, एक अलग सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ देखने को मिला है, कंपैरिजन टू एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अभी क्लियर हुआ कि क्यों मीडिएवल पीरियड को मीडिएवल कहा जाता है। मीडिएवल पीरियड को हम लोग इसलिए भी कहते हैं फर्स्ट, क्योंकि ये एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में आता है, मीडिएवल पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक अलग एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखने को मिलता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ में। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के डेट पे हम लोग यही ट्रांसफॉर्मेशन को, यही चेंजेस को डिस्कस करेंगे कि मीडिएवल पीरियड एंशियंट हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्टोरिकल पीरियड से कितना ज्यादा डिफरेंट था, कितना ज्यादा डिफर करता था। इस पीरियड में आते आते हमें क्या क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिला। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इस पीरियड में आते-आते लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल सिस्टम में हमें चेंजेस देखने को मिला, सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, रिलीजियस बिलीफ में, कल्चरल लाइफ में हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, चेंजेस देखने को मिला। ठीक है? तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले यही ट्रांसफॉर्मेशन देखने को, आई मीन ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और अगर इसको मैं और सिंपल भाषा में बोलूं, तो आज के क्लास में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री की डिफरेंस क्या है ये जानेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों मतलब उन स्टूडेंट्स जिनके लिए हिस्ट्री नया है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन सा हो जाता है। उनको लगता है कि एंशियंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री दोनों में फर्क क्या है, जबकि आप लोग देखोगे आफ्टर डिस्कशन कि कितना ज्यादा चेंजेस होगा, कितना ज्यादा डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन टू पीरियड। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरियंस ने क्यों मीडिएवल पीरियड को मीडिएवल बोला है। अभी तक मैंने जो बताया वही चीज हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, द इज आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ, मीडिएवल पीरियड को क्यों आइडेंटिफाई किया गया था। जैसे कि हिस्टोरियंस ने मीडिएवल पीरियड को तो स्किप भी गुड इवनिंग आशमा, गुड इवनिंग एवरीवन। एक और बात, मीडिएवल पीरियड को जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री के नॉलेज को रिक्रिएट कर रहे थे, जब वो लोग टाइम स्केल को पीरियड में डिवाइड कर रहे थे, तब हिस्टोरियंस चाहते तो मीडिएवल पीरियड को ये स्किप कर सकते थे। ठीक है? मीडिएवल पीरियड में जो भी स्टोरीज था, जो भी इंसिडेंट हुए थे, उन सब को मॉडर्न पार्ट में या एंशियंट पार्ट में ही मर्ज कर सकते थे, लेकिन हिस्टोरियंस ने ऐसा नहीं किया। हिस्टोरियंस ने स्पेसिफिकली कुछ पीरियड को ही मीडिएवल पीरियड के हिसाब से डिनोट किया। लेकिन क्यों? ठीक है, कोई ना कोई तो फैक्टर रहा होगा जिस फैक्टर के बेस पे हिस्टोरियंस ने मीडिएवल हिस्ट्री को मीडिएवल करके अलग रखा था। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से, एंशियंट पीरियड से उन्होंने अलग रखा था, मॉडर्न पीरियड से उन्होंने अलग रखा था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो रीजंस क्या क्या है। The medieval period is identified because of first, transition from ancient political system to sultanate and मुगल rule। देखो, जब आप लोग हिस्ट्री को गो थ्रू करोगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एंशियंट हिस्ट्री के बाद जब मीडिएवल पीरियड स्टार्ट होता है, तो एक क्लियर कट बाउंड्री लाइन देखने को मिलता है, जहां से सुल्तानेट एंड मुगल रूल शुरू होता है। मुगल रूल और सुल्तानेट रूल शुरू होने का एक प्रॉपर बाउंड्री हिस्टोरियंस को मिला है, जिसकी वजह से इन लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री को मीडिएवल हिस्ट्री से अलग रखा। एंशियंट हिस्टोरिकल पीरियड को मीडिएवल से उन्होंने एक उनके बीच में एक बाउंड्री बनाया, या फिर दोनों पीरियड को उन्होंने अलग अलग बताया। क्लियर है? दूसरा क्या फैक्टर है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। जब मीडिएवल पीरियड में हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं मीडिएवल पीरियड को, तब वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि मीडिएवल पीरियड में
नए तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिला है। मैं अभी आगे जाके और भी डिटेल्स में बताऊंगी, ठीक है। तो हिस्टोरियंस ने देखा कि एंशियंट हिस्ट्री में या फिर इस पीरियड में जितने भी किंगडम्स थे, उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, वो काफी ज्यादा अलग था। और मॉडर्न हिस्ट्री में वही एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा नए रूप में थे, न्यू फॉर्म में थे, काफी ज्यादा डिफरेंट थे। तो इसके बेस पे भी एंशियंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री के बीच में एक डिफरेंस को क्रिएट किया गया, ठीक है। देन स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड कल्चरल इंटरेक्शंस। जब तक एंशियंट पीरियड था तब तक लोगों का जो रिलीजियस सिस्टम था या फिर जो लोगों का जो रिलीजियस प्रैक्टिस था, वो हिंदुइज्म से रिलेटेड था, ठीक है। या फिर जैनिज्म, देन बुद्धिज्म, ये सब था, राइट। लेकिन जैसे जैसे हिस्टोरियंस देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम पीरियड मिडियवल पीरियड तक आता है, तो यहाँ पे आते आते लोगों का जो रिलीजियस सिस्टम है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, वो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म से कवर करके ये मुस्लिम्स में आ जाते हैं या फिर ये इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर इस्लाम का स्प्रेड हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इस्लाम से रिलेटेड कल्चरल इंटरेक्शंस हमें ज्यादा देखने को मिला है। तो इसीलिए भी मीडिएवल हिस्ट्री अलग हो जाता है फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री। क्लियर। ग्रोथ ऑफ रीजियोनल आइडेंटिटीज एंड लैंग्वेजेस। जब तक यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में हिस्टोरियन स्टडी करते हैं, यहाँ पे ज्यादातर रीजियोनल आइडेंटिटीज लोगों को उतना नहीं देखने को मिला। एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी किंगडम थे वो सेंट्रलाइज्ड किंगडम थे और सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी हुआ करता था। बट मीडिएवल हिस्ट्री या फिर मीडिएवल पीरियड आते आते काफी ज्यादा रीजियोनल आइडेंटिटीज डेवलप होने लगा, रीजियोनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट देखने को मिला था। अलग अलग जगह पे रीजियोनल पावर्स इमर्ज होने लगा और हर अलग रीजियोनल पावर्स के साथ उनके रीजियोनल आइडेंटिटीज, रीजियोनल लैंग्वेजेस इमर्ज होने लगे थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट, चेंजेस इन द लैंड रेवेन्यू एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला। तो यही बेसिक फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हिस्टोरियंस ने एंशियंट हिस्ट्री को मीडिएवल हिस्ट्री से अलग रखा या फिर दोनों हिस्टोरिकल पीरियड में एक बाउंड्री मेंटेन करने की कोशिश की, ठीक है। और यही बाउंड्री या फिर ये जो टाइम पीरियड है, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे काफी हद तक चीजें बदलते हुए देखने को मिला था, ट्रांसफॉर्मेशंस काफी ज्यादा विजिबल था, ठीक है। मीडिएवल पीरियड में आते आते विजिबल ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिला था, ठीक है। तो इसीलिए भी हिस्टोरियंस ने मीडिएवल पीरियड में होने वाले हिस्टोरिकल इवेंट्स को अलग रखते हैं, ठीक है, अंडर मीडिएवल पीरियड फ्रॉम एंशियंट हिस्टोरिकल पीरियड। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि क्यों हिस्टोरियंस ने मीडिएवल पीरियड को मीडिएवल कहा था। स्टूडेंट समझ आया ये? क्लियर। चलो, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है कि वो मेजर चेंजेस क्या थे फ्रॉम एंशियंट टू मीडिएवल इंडिया। सी, ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एनालिटिकल क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी आ सकते हैं। एजर्सन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से वो मेजर चेंजेस हुए थे, ठीक है, एंशियंट टू मिडिएवल इंडिया में। नाउ सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल चेंजेस। कौन से वो पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिला। देखो, जब एंशियंट हिस्ट्री था या फिर जब एंशियंट पीरियड हुआ करता था, उस टाइम पे अगर मैं ये इंडिया का मैप ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूं तो एंशियंट पीरियड में पैन इंडिया एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में या फिर नॉर्थ टू सेंट्रल इंडिया में कुछ सेंट्रलाइज्ड पावर एग्जिस्ट करते थे, जैसे गुप्ताज, ठीक है। लेकिन गुप्ताज हो गए, मौर्यज हो गए, लेकिन जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ता रहा, ठीक है, मीडिएवल पीरियड आते आते ये सेंट्रलाइज्ड
पैन इंडियन एम्पायर्स कन्वर्ट हो गए छोटे छोटे रीजियनल आइडेंटिटीज में, जैसे राजपूत, चोलास, पाल्स। ठीक है, पाल्स जैसे ईस्ट इंडिया में देखने को मिला था, जो चोलास थे वो राजस्थान एरिया में डेवलप किए थे, जो राजपूत थे ये भी राजस्थान के ही थे। ठीक है, तो रीजियनल किंगडम्स की इमर्जेंस हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज हमें ऑब्जर्व करने को मिला। देन अराइवल ऑफ तुर्किश रूलर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मीडिएवल पीरियड में हमें क्या देखने को मिला था, अगर ये मैं इंडिया का मैप बोलूं तो इस वाले रीजियन पे नॉर्थ वेस्टर्न टू नॉर्थ रीजियन पे हमें दिल्ली सल्तनत का इमर्जेंस देखने को मिला था। ठीक है, जो कि एंशियंट पीरियड पे नहीं था, तो ये एक चेंज हमें देखने को मिला था। ठीक है, दूसरा एंड थर्ड कंसोलिडेशन अंडर मुगल एम्पायर, और उसके बाद एक मुगल एम्पायर भी देखने को मिला था। ठीक है, जिसके साथ ही मुगल एम्पायर के एंड होते होते ही मिडियवल पीरियड भी एंड हो जाता है। ठीक है, तो राइज ऑफ रीजियनल किंगडम्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड कंसोलिडेशन अंडर मुगल एम्पायर, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, और यही वो मेन ट्रांसफॉर्मेशन है और चेंजेस है ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री टू medieval हिस्ट्री। क्लियर है कि पॉलिटिकली हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, पॉलिटिकली हमें कौन से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। नाउ रिलीजियस चेंजेस में क्या बदलाव आया, ए सॉरी रिलीजियस बिलीफ्स में क्या चेंजेस देखने को मिला, रिलीजियस सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिला। इस्लाम बिकेन, जब एंशियंट पीरियड हुआ करता था, अभी मैंने बताया उस टाइम पे वैदिक रिलीजियन काफी ज्यादा फेमस था। ठीक है, देन हिंदुइज्म फेमस था, देन बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब देखने को मिला। बट मीडिएवल पीरियड आते आते इस्लाम एक मेजर रिलीजियन बन चुका था इंडिया का। ठीक है, इस्लाम बिकेम अ मेजर रिलीजियन इन इंडिया, और मीडिएवल इंडिया में वैदिक जो रिलीजियन था, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो ये जो हमारे एंशियंट पीरियड के रिलीजियस बिलीफ थे, रिलीजियस सिस्टम थे, इनका एग्जिस्टेंस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखने लगा था, और मिडियवल पीरियड में इस्लाम का एग्जिस्टेंस हमें लार्ज नंबर में देखने को मिला, इस्लाम का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिला। भक्ति मूवमेंट एम्फसाइज्ड डिवोशन ओवर रिचुअल्स। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे क्या होने लगा था, एंशियंट पीरियड पे लोग बहुत ज्यादा रिचुअल्स को मानने लगे थे। ठीक है, बट मीडिएवल पीरियड में लोगों ने बोला कि देखो भक्ति इंपॉर्टेंट है, रिचुअल्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए लोग भक्ति, मतलब जो लोग हिंदुइज्म पे बिलीव करते थे, वैदिक रिलीजन पे बिलीव करते थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म पे बिलीव करते थे, तो वहां पे सारे रिलीजन के लोगों ने ये बोलने लगे थ्रू भक्ति मूवमेंट कि भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि रिचुअल्स को फॉलो करना। तो इसीलिए एंशियंट पीरियड में रिचुअल्स का एग्जिस्टेंट हमें ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन मीडिएवल पीरियड में भक्ति ज्यादा फेमस होने लगा था, और फेमस हो गया था एक भक्ति मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट के थ्रू मीडिएवल पीरियड में भक्ति के ऊपर फोकस किया गया था। ठीक है, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री में लोग रिचुअल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। उसके बाद सूफी सेंस स्प्रेड आइडियाज ऑफ लव, इक्वालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, मीडिएवल पीरियड में हमें लव, इक्वालिटी, स्पिरिचुअलिटी की एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा देखने को मिला था, और ये सब कुछ सूफी सेंस स्प्रेड करने लगे थे। ठीक है, जो भी सूफी सेंस होते थे वो लोग मीडिएवल पीरियड में आके लोगों को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करते थे, लोगों को लव के बारे में बताते थे, इक्वालिटी के बारे में बताते थे, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है उसके बारे में बताने लगे थे, और यही सारी चीजें हमें एंशियंट हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता था। देन रिलीजियस इंटरेक्शन लेड टू कल्चरल सिंथेसिस, और इस टाइम पे मीडिएवल पीरियड पे आते आते लोग रिलीजियस इंटरेक्शंस करने लगे थे, रिलीजियस टॉपिक पे बात करते थे। लेकिन एंशियंट पीरियड पे लोग रिलीजियस को लेके काफी ज्यादा रिजिड हुआ करते थे, बहुत ज्यादा वो लोग बस रिचुअल्स को फॉलो करते थे, ज्यादा बहुत ज्यादा रिलीजियस कॉन्सेप्ट को या फिर रिलीजियन को, रिलीजियस मतलब एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते थे। तो इसीलिए रिलीजियस इंट्रोडक्शन एंशियंट हिस्ट्री में हमें देखने को नहीं मिलता है, बट मीडिएवल पीरियड में काफी हद तक हमें
रिलीजियस इंटरैक्शंस देखने को मिला है और वही सारी चीजें कल्चरल सिंथेसिस या फिर कल्चरल ट्रेट का एक पार्ट बन गया है। यहाँ तक क्लियर है कि रिलीजियन के ग्राउंड के ऊपर हमें क्या चेंज मतलब क्या डिफरेंस देखने को मिला है एंशियंट पीरियड और मीडिएवल पीरियड में, क्लियर है ये? ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे सोशल चेंज के बारे में कि सोशल चेंज वो क्या है, दोनों पीरियड में सोशल चेंज क्या क्या हुआ था या फिर सोशली हमें क्या क्या वो ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिला। फर्स्ट, जैसे कास्ट हायरार्की बिकेम मोर रिजिड। देखो कास्ट हायरार्की और कास्टिज्म ऐसा है ना, कास्टिज्म ये एक ऐसी चीज है कि एंशियंट पीरियड से लेके 2026 तक अगर हम लोग इसकी जर्नी को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कास्टिज्म डे बाय डे रिजिड बनता ही गया है। भले वो एंशियंट पीरियड में जब से ये शुरू हुआ है, जब से कास्टिज्म समाज में इमर्ज हुआ है, उसके बाद से लगातार आज के डेट 2026 तक भी आप लोग कह सकते हो कि कास्टिज्म रिजिड बनता जा रहा है, ठीक है। एंशियंट पीरियड से जब मीडिएवल पीरियड में टाइम गया, तभी भी कास्ट हायरार्की और कास्टिज्म काफी ज्यादा हद तक रिजिड बन गया था, ठीक है। मतलब दुनिया में कुछ भी खत्म हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट कास्टिज्म का जो रिजिडनेस है, जो रिजिडिटी है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इंडियन सोसाइटी में जितना ही एडुकेशन क्यों ना आ जाए, इंडियन सोसाइटी कितना ही मतलब एडुकेटेड बनना जाए, लिटरेसी रेट कितना ही इम्प्रूव ना हो जाए, यहाँ पे कास्टिज्म का जो रिजिडिटी है ये खत्म नहीं हो रहा है, राइट। मेरी वॉइस कम आ रही है, सबको मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? ओके देन कार्तिक आप एक बार रीजॉइन कर लो बेटा। चलो, ओके। कास्टिज्म एक ऐसा टैबू है समाज में, इंडियन सोसाइटी के लिए, जो खत्म नहीं हो रहा है, जो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कास्ट हायरार्की और कास्टिज्म बिकेम मोर रिजिड एंशियंट हिस्ट्री से मीडिएवल पीरियड में ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी कास्टिज्म खत्म नहीं हुआ था। देन ग्रोथ ऑफ ऑक्यूपेशनल जातीज, यहाँ से एंशियंट पीरियड से जब मीडिएवल पीरियड में टाइमलाइन जाता है, तब हमें ऑक्यूपेशनल जातीज का इमर्जेंस देखने को मिला या फिर ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। जातीज जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है, या फिर जो जाति व्यवस्था है, आप लोगों को पता होगा कि ये इमर्ज कैसे हुआ था, ऑक्यूपेशन के बेस पे। Yes, today's education is not based on caste. Yes, it's true. मेरा कहने का मतलब है इंडियन सोसाइटी में लोग कितना भी पढ़ लिख क्यों ना ले, लोग कितना ही मतलब इंडियन सिस्टम में लिटरेसी कितना ही इम्प्रूव ना हो जाए, एजुकेशन कितना ही आना जाए, लोगों के दिमाग से कास्टिज्म का जो एक भूत है, एक कास्टिज्म करने का जो एक टैबू बन चुका है ना लोगों के माइंड में, वो खत्म नहीं हो रहा है। मतलब आज के डेट पे सोचो, इंडिया मंगल ग्रह पे पहुंच गया है, चांद पे पहुंच गया है, लेकिन फिर भी कास्ट के बेस पे आज के डेट पे भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, काफी ज्यादा लोगों के साथ गलत बर्ताव किए जाते हैं, राइट। कास्ट हायरार्की, कास्टिज्म ये आज के डेट पे भी सेम टैबू क्रिएट करता है जैसे ये पहले के जमाने में हुआ करता था, है ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। नाउ अब देखो जो ऑक्यूपेशनल जातीज था या फिर जो जाति सिस्टम था, वर्ण सिस्टम था, ये एंशियंट पीरियड में इमर्ज हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका ग्रोथ और इसका डेवलपमेंट हमें मीडिएवल पीरियड में भी देखने को मिला था। एंशियंट पीरियड पे जाति सिस्टम, कास्ट हायरार्की ये सब इमर्ज हुआ था, लोगों ने बस नया नया जाना ही था। लेकिन मीडिएवल पीरियड आते आते यही सिस्टम बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा, बहुत ज्यादा डेवलप होने लगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमेन जनरली डिक्लाइन इन मेनी रीजन्स, और वुमेन का जो पोजीशन है वो एंशियंट पीरियड में फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन मीडिएवल पीरियड में आते आते काफी ज्यादा खराब हो चुका था, काफी ज्यादा डिक्लाइनिंग पोजीशन पे चला गया था, ठीक है।
चलो, तो ये कुछ सोशल चेंजेस हमें देखने को मिला है। और अगर सोशल चेंजेस की बात करें तो ये समझ में आता है कि सोशल चेंजेस में काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ही ज्यादा देखने को मिला था। एंशियंट पीरियड फिर भी थोड़ा बहुत हमें वहां पे इक्वालिटी देखने को मिलता था, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं देखने को मिला था। बट मीडिएवल पीरियड में आते आते हमें कास्टिज्म, ऑक्यूपेशन डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ जाति व्यवस्था, देन डिक्लाइनिंग वुमेन्स पोजीशंस देखने को मिला। तो ये कुछ सोशल चेंजेस हैं जो जो डिवाइड करते हैं एंशियंट पीरियड को मॉडर्न मीडिएवल पीरियड से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ इकोनॉमिक चेंजेस हमें क्या क्या देखने को मिला। इरिगेशन एंड कल्टीवेशन में काफी ज्यादा बदलाव आया था, ठीक है। पहले लोग एंशियंट पीरियड में लोग छोटे छोटे इरिगेशन और कल्टीवेशन प्रोसेस को या फिर सिस्टम को यूज करते थे। लेकिन मीडिएवल पीरियड में आते आते इरिगेशन सिस्टम, कल्टीवेशन सिस्टम में काफी ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला, ठीक है। एंशियंट पीरियड में इरिगेशन सिस्टम, कल्टीवेशन सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, ठीक है, क्योंकि एंशियंट पीरियड में लोग बहुत ज्यादा मतलब इस पीरियड में आके लोग खुद के लिए ही प्रोडक्शन करते थे। बट मीडिएवल पीरियड में आके बहुत मतलब मार्केट इकोनॉमी का एक्सपेंशन हमें देखने को मिला मीडिएवल पीरियड में। और इसीलिए मीडिएवल पीरियड में इरिगेशन, कल्टीवेशन का हमें एक्सपेंशन देखने को मिला है। आप लोग देखोगे दिल्ली सल्तनत के डिफरेंट किंग्स आते हैं, डिफरेंट सुल्तान्स आते हैं, और हर सुल्तान के पीरियड में अलग अलग टाइप के इरिगेशन सिस्टम आता है, अलग अलग टाइप के कल्टीवेशन सिस्टम इमर्ज करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रिवर इज ओनली सोर्स ऑफ वाटर। लेकिन मतलब थोड़ा बहुत इरिगेशन होता था, थोड़ा बहुत वेल सिस्टम को भी यूज किया जाता था, मिट्टी को खोद के पॉन्ड भी बनाए जाते थे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं था, लेकिन मीडिएवल पीरियड में आके वही चीजें जैसे वेल्स बनाना, पॉन्ड्स बनाना, तो यही सारी चीजें बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पे होने लगा, ठीक है। उसके बाद एंशियंट पीरियड में जो नंबर ऑफ सिटीज था, नंबर ऑफ अर्बन एरियाज था, वो कम था। क्राफ्ट प्रोडक्शन कम नंबर में होता था। लेकिन मीडिएवल पीरियड आते आते अर्बन सेंटर्स काफी हद तक बढ़ गया था। ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, ग्रोथ ऑफ सिटीज, ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन में काफी हद तक हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, बहुत हद तक ग्रोथ देखने को मिला था। क्लियर है। नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंशियंट पीरियड में बहुत ज्यादा फेमस नहीं था, ठीक है। लोग मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोग क्या करते थे, कपड़े बनाते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा मशीन का यूज नहीं करते थे। लेकिन मीडिएवल पीरियड में आते आते टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। सी आप लोग ये मत सोचना कि उस टाइम पे एंशियंट पीरियड पे या फिर मीडिएवल पीरियड पे आज की तरह मशीनों के थ्रू कपड़े बनाए जाते हैं, नहीं। उस टाइम पे जो कपड़े बनते थे वो वुडन मशीन से बनते थे, ठीक है, या फिर हाथ से कपड़ों को स्टिच किया जाता था और वैसे ही कपड़े बनाए जाते थे। क्लियर है। नाउ इंक्रीज्ड ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप। उसके बाद एंशियंट पीरियड में ट्रेड होते थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते थे। जो ट्रेड मानो साल में 5-6 बार होता था, मीडिएवल पीरियड आते आते वही ट्रेड का जो नंबर था उसमें काफी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिला। वही एंशियंट पीरियड में मानो 4 से 5 बार ट्रेड किया जाता था, लेकिन मीडिएवल पीरियड में आते आते वही 400 से 500 ट्रेड करने का हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं। और मीडिएवल पीरियड में आके कौन से कंट्रीज के साथ ट्रेड किया जाता था, लाइक सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप। तो ये वो कंट्रीज है जिसके साथ बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता था। क्लियर है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे कुछ कल्चरल चेंजेस। कल्चरल चेंजेस में क्या है, फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड पर्शियन ट्रेडिशंस। एंशियंट पीरियड पे क्या होता था कि यहाँ तक सिर्फ इंडियन ट्रेडिशन ही हमें कल्चर्स में देखने को मिलता था। जितने भी कल्चरल ट्रेड्स थे उन कल्चरल ट्रेड्स में हमें इंडियन ट्रेडिशंस ज्यादा देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन मीडिएवल पीरियड में आते आते हमें एक फ्यूजन देखने को मिला, एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट देखने को मिला। किसका, इंडियन एंड पर्शियन ट्रेडिशंस का। जो भी इस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजों को बनाया जाता था, जो आर्किटेक्चरल वर्क
का काम होता था। हर एक चीज में इंडियन एंड पर्शियन ट्रेडिशन का एक मिक्सचर देखने को मिला था। मतलब जहाँ पे एक ऐसा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को बनाया जाता था जहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन को भी फॉलो किया जाता था, पर्शियन ट्रेडिशन को भी फॉलो किया जाता था। मतलब मीडिएवल पीरियड में जितने भी आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट देखोगे, जितने भी आर्किटेक्चरल वर्क्स देखोगे, हर काम में आप लोगों को इंडियन एंड पर्शियन ट्रेडिशन का फ्यूजन मिलेगा। लेकिन यही फ्यूजन एंशियंट पीरियड में नहीं था। क्लियर है? डेवलपमेंट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक का डेवलपमेंट हमें मीडिएवल पीरियड में देखने को मिला था। हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत ही फेमस घराना होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस करेंगे तब मैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे मैं और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। इमरजेंस ऑफ उर्दू, इस्लाम के साथ साथ उर्दू भी इंडिया में आया था, तो इसीलिए उर्दू का एग्जिस्टेंस मिडियवल पीरियड में देखने को मिलता है, ना कि एंशियंट पीरियड में। एंड देन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बिकम ए डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चरल वर्क में हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल वर्क ज्यादा देखने को मिला है। ठीक है, जैसे बहुत सारे कल्चरल ट्रेड्स में हमें इंडियन पर्शियन फ्यूजन देखने को मिला है। आर्किटेक्चरल वर्क में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल वर्क हमें देखने को मिला है। इमरजेंस ऑफ उर्दू, डेवलपमेंट ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये सब कुछ हमें मीडिएवल पीरियड में देखने को मिला है। और यही वो फैक्टर्स है जिसके बेस पे मीडिएवल पीरियड को एंशियंट पीरियड से डिवाइड किया जा सकता है, डिफरेंट उनको अलग रखा जा सकता है। क्लियर है? ओके। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ना, एंशियंट पीरियड एंड मीडिएवल पीरियड। ठीक है, एंशियंट पीरियड एंड मीडिएवल पीरियड अगर मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो इन दोनों पीरियड के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है कि एंशियंट पीरियड इज डोमिनेटेड बाय संस्कृत कल्चर। ठीक है, अगर मैं ये पूरा डिस्कशन को मर्ज कर दूं और एक लाइन में बोलूं कि बताओ एंशियंट पीरियड और मीडिएवल पीरियड का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप लोग इजीली कह सकते हो कि एंशियंट पीरियड इज डोमिनेटेड बाय संस्कृत कल्चर। ठीक है, यहाँ पे टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी, क्लासिकल ट्रेडिशंस हमें देखने को मिला। टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी, क्लासिकल ट्रेडिशंस देखने को मिला। ठीक है, और मीडिएवल पीरियड पे हमें क्या देखने को मिला? मीडिएवल पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कल्चरल सिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि इस पीरियड में काफी सारे कल्चर का फ्यूजन हमें देखने को मिला। ठीक है, इंडियन पर्शियन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं मीडिएवल पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कल्चरल सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे हमें रीजियनल स्टेट का फॉर्मेशन देखने को मिला है, इंडो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस देखने को मिला है, एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्स देखने को मिला है। क्लियर है? नाउ यहाँ पे मैं कुछ बेसिक टाइमलाइन बताऊंगी, कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी जिसके बेस पे आप लोग ये डिवीजन याद रखिएगा। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस हैं
एंशियंट पीरियड वर्सेस मिडिएवल पीरियड, मैं यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड बताऊंगी। जैसे टाइम पीरियड, एंशियंट पीरियड का टाइम पीरियड क्या था? प्री हिस्टोरिक से लेके 750 क्रिश्चियन एरा तक जो टाइम था, उसको कहते हैं एंशियंट पीरियड। और अगर मिडिएवल पीरियड को बोलूंगी तो 750 से लेके 707 और 757 क्रिश्चियन एरा। ठीक है, ये बीसीई है और ये सीई है। क्लियर है? यहाँ पे मैं पूरा सेंटेंस वगैरह नहीं लिख रही हूँ, और आप लोगों को भी सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं, क्योंकि कीवर्ड याद रखोगे तो ये पूरा का पूरा चार्ट याद हो जाएगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिला है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे मैं कुछ टर्म भी यूज करूंगी। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे लार्ज एम्पायर हमें देखने को मिला है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े गुप्ताज, मौर्याज, ये सारे बड़े बड़े लार्ज एम्पायर हुआ करते थे। इसके अलावा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमें कुछ और देखने को मिला, जिनको हम लोग गणा संघास भी बोलते हैं। लेकिन वही मीडिएवल पीरियड में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है? यहाँ पे हम लोग रीजियनल पावर देखते हैं, रीजियनल किंगडम्स देखते हैं। तो समझ में आया, एंशियंट पीरियड में लार्ज एम्पायर हुआ करता था, गण संघास होते थे। गण संघास एक लार्ज नंबर से बना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जिसको गण संघास बोलते हैं। लेकिन वही मीडिएवल पीरियड में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमें रीजियनल किंगडम्स देखने को मिला है। उसके बाद नेचर ऑफ किंगशिप, मतलब जो किंगशिप था उसका नेचर क्या था? यहाँ पे जो भी किंग थे, जैसे मौर्यास में, गुप्तास में, ठीक है, तो वो लोग जो मतलब वो लोग कैसे राज करते थे? वो लोग रिलीजियस ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, प्लस धर्म से गाइडेड होते थे। किंग फॉलोड धर्म प्लस रिलीजियस ट्रेडिशंस, मतलब रिलीजियस बुक्स पे जैसे जैसे जो जो ट्रेडिशंस के बारे में बताया होगा, वैसे ही किंग्स क्या करते थे, उनको फॉलो करते थे। लेकिन मीडिएवल पीरियड में इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे जो भी गवर्निंग सिस्टम था, यहाँ पे थोड़ा सा पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिला था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जैसे जब दिल्ली सल्तनत पावर में आया था, मुगल्स जब पावर में आया था, तो उन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म किया था। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो लोग फॉलो करते थे। प्लस इनके गवर्निंग सिस्टम में हमें पार्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिला था, कि पार्शिया में किस तरीके से गवर्निंग सिस्टम को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसका इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे भी देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जितने भी इस्लाम रूलर्स थे, वो ओरिजिनली बिलोंग्स पर्सिया से करते थे। तो इसीलिए अरबियन एरियाज में, पर्शिया में, वो जैसे गवर्निंग सिस्टम देखते थे, वो इंडिया पे आके वैसे ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे, और वैसे ही गवर्न करने की कोशिश करते थे। क्लियर है? नाउ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था? जैसे अब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ये धर्मशास्त्र के बेस पे होता था, अर्थशास्त्र के बेस पे होता था, लोकल ऑटोनॉमी था। ठीक है, जितने भी लोकल किंग होते थे, उनके पास लोकल ऑटोनॉमी मेंटेन करते थे। लेकिन जो मीडिएवल पीरियड होता था, मीडिएवल पीरियड में ऐसे बहुत ज्यादा लोकल ऑटोनॉमी हमें नहीं देखने को मिला, बट ग्रास रूट डेमोक्रेसी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। सी ग्रास रूट सिस्टम, नॉट डेमोक्रेसी तो मैं नहीं बोलूंगी, ग्रास रूट सिस्टम और लोकल ऑटोनॉमी में फर्क है। लोकल ऑटोनॉमी मतलब छोटे छोटे किंग हमें देखने को मिलता था। ठीक है, ऑटोनॉमी मतलब जो सॉवरेन होते थे, जो खुद
डिसीजंस लेते थे। बट यहाँ पे ग्रास रूट सिस्टम मतलब जैसे मेडिएवल हिस्ट्री आप लोग कवर करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को रखा जाता था, फिर उसके अंदर स्टेट को रखा जाता था, देन उसके अंदर विलेजेस को रखे रखा जाता था। जैसे आज के डेट पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उस टाइम पे ग्रास रूट सिस्टम हुआ करता था, जो इस्लाम के पीरियड में हमें इंडिया में देखने को मिला था। क्लियर है? जैसे इक्तास, मनसबदारीज़, रेवेन्यू मतलब मनसबदार, तो इस टाइप के छोटे-छोटे डिविजन्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। अब जो इकोनॉमी हुआ करता था, ये ज़्यादातर टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी हुआ करता था, ठीक है? मतलब टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी मतलब एक टेम्पल को बिल्डअप किया जाता था, वो टेम्पल सब कुछ कलेक्ट करते थे और फिर उस कलेक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे मिडिएवल पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यहाँ पे प्रॉपर मार्केट सिस्टम को एग्जीक्यूट किया जाता था या फिर प्रॉपर मार्केट इकोनॉमी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे हमें प्रॉपर एक्सपैंड एग्रीकल्चरल सिस्टम देखने को मिला है, एक्सपैंड इरिगेशन सिस्टम देखने को मिला है, अर्बन क्राफ्ट, टेक्सटाइल, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब अच्छे डेवलप वे में, एक्सपैंड वे में देखने को मिला है, ठीक है? मार्केट इकोनॉमी आप लोग कह सकते हो कि मार्केट इकोनॉमी का एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिला था। सोसाइटी थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल था, ठीक है? किसके लिए? वर्ण सिस्टम के लिए या फिर जातिवादी के लिए, जाति सिस्टम के लिए, लेकिन इस पीरियड में आते-आते यही सिस्टम, यही सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो जाती है। रिलिजन हमें क्या देखने को मिला है, जैसे कि मैंने बताया था इस टाइम पे हिंदुइज़्म था, वैदिक रिलिजन हुआ करता था, बुद्धिज़्म का एक्जिस्टेंस देखने को मिला था, जैनिज़्म था, लेकिन मिडिएवल पीरियड में आते-आते हमें इस्लाम का एग्जिस्टेंस काफी हद तक देखने को मिला। राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम था, ठीक है? इसके अलावा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हमें देखने को मिला था। लैंग्वेज एंशियंट पीरियड में क्या यूज होते थे? संस्कृत एंड प्राकृत, ठीक है? लेकिन यही लैंग्वेज मिडिएवल पीरियड में आते-आते काफी बहुत सारे रीजियोनल लैंग्वेजेस का इमर्जेंस हमें देखने को मिला था, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, ठीक है? तेलुगु, तमिल बहुत इम्पोर्टेंट है, पंजाबी, उर्दू। तो ये इतने सारे क्योंकि इस टाइम पे रीजियोनल पावर्स इमर्ज हो रहे थे, रीजनल पावर्स के साथ रीजियोनल लैंग्वेज भी इमर्ज होने लगे थे। तो इसीलिए मिडिएवल पीरियड में आके हमें इतने सारे रीजियोनल लैंग्वेजेस के इमर्जेंस देखने को मिला। आर्ट एंड कल्चर में ज्यादातर स्तूपास बनाए जाते थे, ठीक है? रॉक कट केव्स बनाए जाते थे, नगारास बनाए जाते थे। मैं ये सब कुछ अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को तो पता ही होगा। स्तूपास कैसे होता था, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। रॉक कट मतलब जैसे मानो कोई पत्थर है, पत्थर को काट-काट के कुछ स्ट्रक्चर बना दिया गया, रॉक कट केव्स बनाए जाते थे। नगारास बनाए जाते थे, नगारास होते थे जो साउथ इंडिया में कुछ इस टाइप के टेम्पल के जो ऊपर का जो पार्ट होता था, ठीक है? उसके बाद द्राविड़ा टेम्पल्स, ये सब कुछ बनाए जाते थे एंशिएंट पीरियड में। लेकिन वही मिडिएवल पीरियड में आते-आते आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काफी हद तक डेवलपमेंट देखने को मिला। यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल वर्क पे फोकस किया जाता था, ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे आर्चेस बनाए जाते थे, आर्चेस मतलब थोड़ा-सा डोम शेप में स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। उसके बाद मिनारेट्स बनाए जाते थे। फोर्ट्स बहुत ज़्यादा मिडिएवल पीरियड पे बनाए जाते थे। देन गार्डन्स के ऊपर फोकस किया जाता था, ठीक है? जैसे बहुत सारे मुगल गार्डन्स आज के डेट पे बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया पे। आप लोग देख सकते हो कश्मीर पे, दिल्ली में, लखनऊ में, हर जगह पे आप लोगों को मिल जाएगा। देन लिटरेचर ज़्यादातर रिलीजियस लिटरेचर पे फोकस किया जाता था, ठीक है? लेकिन मिडिएवल पीरियड पे आते-आते लोग बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर
लिखने लगे, मार्केट रेवेन्यू सिस्टम पे लिखने लगे, मार्केट सिस्टम के ऊपर लोग लिखने लगे, जितने भी राइटर्स थे लिखने लगे, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, बायोग्राफीज बनने लगे। आप लोगों ने अगर देखा होगा कि बायोग्राफी लिखने का जो कल्चर है, ये मीडिएवल पीरियड में आया है। एंशियंट पीरियड में अभी तक हमें बायोग्राफी का बहुत ज्यादा ट्रेडिशन देखने को नहीं मिला है। ज्यादातर रिलीजियस बुक्स के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन मीडिएवल पीरियड पे डिफरेंट डिफरेंट सुल्तान्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट किंग्स के ऊपर बायोग्राफी लिखने की एक कल्चर डेवलप हो गया था। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर फोकस किया जाता था, ठीक है? उसके बाद मेडिसिन पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया जाता था, लेकिन मीडिएवल पीरियड में आते-आते ये थोड़ा-सा कम होने लगा और मतलब किसके ऊपर फोकस किया गया? आर्किटेक्चरल वर्क के ऊपर फोकस किया गया, ठीक है? आर्किटेक्चरल वर्क, देन मेटलर्जी, इरिगेशन सिस्टम, टेक्सटाइल्स, पेपर मेकिंग, ठीक है? तो ये वो टॉपिक्स है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया और ये डेवलपमेंट हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्राउंड पे देखने को मिला। लैंड रेवेन्यू कैसा था? मोस्टली कस्टमरी टैक्सेस थे होते थे एंशिएंट पीरियड पे। मतलब जो भी टैक्स देना चाहते थे और वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होते थे। लेकिन मीडिएवल पीरियड में आते-आते यही टैक्स सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक बन गया था। सिस्टमैटिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम बन गया था, ठीक है? और प्रॉपर मतलब ये जो सिस्टम मतलब जो टैक्स सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, सिस्टमैटिक था प्लस जो क्वांटिटी था लैंड रेवेन्यू का वो मीडिएवल पीरियड में आते-आते काफ़ी हद तक एनहांस हो गया था। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पार्शियन टुडेज ईरान कह सकते हैं। ऐसा देखो पार्शियन का एक्चुअली प्रॉपर मतलब बाउंड्री तो नहीं पता है, क्योंकि अभी वो जियोग्राफी मतलब एग्जिस्ट तो करता है बट कुछ पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी पार्शियन का 70 टू 80% ईरान के अंदर आता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि यस पार्शियन टुडे इज इन ईरान। और टेम्पल इज मिनी सिटी, बिल्कुल। और इसीलिए टेम्पल बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमें एंशियंट पीरियड में देखने को मिलता था, ठीक है। ये जो चार्ट मैंने अभी बनाया, ये समझ आया आप लोगों को? क्लियर है ये? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये चार्ट अगर अच्छे से याद कर लोगे तो ये इनफ है, जिसके बेस पे आप लोग इजीली एंशियंट पीरियड के साथ मीडिएवल पीरियड का जो बेसिक डिफरेंसेस है, ये अच्छे से समझ पाओगे और इसके ऊपर बेस करके कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है? चलो, अब इस यूनिट से कुछ मैंने एमसीक्यूज रखा है। ये एमसीक्यूज मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ। जैसे जैसे आप लोग ये पीडीएफ को अच्छे से डिस्कस करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, फिर आप लोग ये एमसीक्यू को सॉल्व करना। हाँ, मैं आफ्टर क्लास ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो ये जो एमसीक्यू है इसको आप लोग सॉल्व करना। अगर नहीं समझ आए कोई एमसीक्यू, अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग बताना मुझे, फिर मैं ये समझा दूंगी, ठीक है? चलिए फिर आज का ये क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी मैं शट डाउन करने से पहले पूछ लूँ कि किसी को कोई डाउट है? ओके। तो आज के क्लास में जो 3 यूनिट मैंने सोचा था कि कवर करूँगी वो कंप्लीट हो गया है। एमसीक्यूज़ ये होमवर्क होगा कि आप लोग सॉल्व कर लेना घर पे, ठीक है? चलिए फिर। तो आज का अभी का क्लास अभी एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग 15 मिनट बाद फिर से शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।